ऑपरेशन पेपरक्लिप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित एक अत्यंत गुप्त और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नाजी जर्मनी के सैकड़ों शीर्ष वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को ढूंढकर अमेरिका लाना था। यह सिर्फ एक हत्या अभियान नहीं था, बल्कि शीत युद्ध की शुरुआत में सोवियत संघ के खिलाफ तकनीकी और बौद्धिक बढ़त हासिल करने की एक सुनियोजित रणनीति थी। दुनिया के खंडहरों पर एक नई वैश्विक शक्ति का उदय हो रहा और ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। अमेरिकी सरकार का मानना था कि इन जर्मन विशेषज्ञों का ज्ञान ही भविष्य की सैन्य शक्ति और अंतरिक्ष अन्वेषण की कुंजी है। वे किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि यह अमूल्य मानव संसाधन उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी सोवियत संघ के हाथों में चला जाए। इसलिए एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया गया से जिसका नाम पहले ऑपरेशन ओवरकास्ट रखा गया था। इस ऑपरेशन का नाम बदलकर ऑपरेशन पेपरक्लिप कर दिया गया, क्योंकि अमेरिकी खुफिया अधिकारी चयनित वैज्ञानिकों की फाइलों पर पेपर क्लिप लगा देते थे। यह एक सरल प्रतीक था जो एक जटिल और नैतिक रूप से संदिग्ध मिशन को दर्शाता था। युद्ध के बाद जर्मनी में अराजकता का माहौल था और अमेरिकी टी फोर्सेस तकनीकी बल हर जगह फैली हुई थी। वे न केवल ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप की तलाश में थे, बल्कि उन दिमागों की भी तलाश में थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। इस खोज में सबसे बड़ा पुरस्कार वर्नर वॉन ब्रॉन और उनकी रॉकेट टीम थी। वॉन ब्रॉन नाजी जर्मनी के वीर रॉकेट कार्यक्रम के पीछे का मास्टरमाइंड था, एक ऐसा हथियार जिसने लंदन पर कहर बरपाया था। अब वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसका एकमात्र सपना अंतरिक्ष की यात्रा करना था। वॉन ब्रॉन और उसके सैकड़ों सहयोगियों ने जानबूझकर अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। वे सोवियत संघ के क्रूर व्यवहार से डरते थे और मानते थे कि अमेरिका ही उनके अंतरिक्ष सपनों को पूरा कर सकता है। कुछ तो एसएस जैसे कुख्यात संगठनों का भी हिस्सा थे। उनके अपराध केवल राजनीतिक संबद्धता तक ही सीमित नहीं थे। V2 रॉकेटों का निर्माण भूमिगत कारखानों में किया गया था। हजारों बंधुआ मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। भूख, बीमारी और क्रूरता के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनकी लाशें वहीं रॉकेटों के पास पड़ी रहती थी। यह अनुमान लगाया गया है कि V2 रॉकेटों के निर्माण में मारे गए लोगों की संख्या उन लोगों से अधिक थी जो इसके हमलों में मारे गए थे। वॉन ब्रॉन और उनके वरिष्ठ सहयोगियों को इन अत्याचारों की पूरी जानकारी थी। आर्थर रुडोल्फ जैसे अन्य वैज्ञानिक सीधे तौर पर इन गुलाम श्रम शिविरों के प्रबंधन में शामिल थे। फिर भी अमेरिकी सरकार ने एक भयानक चुनाव किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति को नैतिक जिम्मेदारी और न्याय पर प्राथमिकता दी। संयुक्त खुफिया उद्देश्य एजेंसी जुआ ने इन वैज्ञानिकों के अतीत को साफ करने का काम किया। उनके नाजी कनेक्शन और युद्ध अपराधों से संबंधित आपत्तिजनक सबूतों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया या छिपा दिया गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने शुरू में किसी भी कट्टर नाजी को अमेरिका लाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस आदेश को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम इन वैज्ञानिकों को नहीं लें तो सोवियत संघ उन्हें ले जाएगा। यह आवश्यक बुराई का एक क्लासिक मामला था, जहां अंत को साधनों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। प्रकार सैकड़ों जर्मन वैज्ञानिक और उनके परिवार गुप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका लाए गए। उन्हें टेक्सास के फोर्ट ब्लिस और अल्बामा के हंट्सविले जैसे सैन्य ठिकानों पर रखा गया। उन्हें युद्ध विभाग के विशेष कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
भारतीय असम सेंटर ऐतिहासिक है, लेकिन वे पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं थे। वे एक के सुनहरे पिंजरे में थे। इन वैज्ञानिकों ने तुरंत अमेरिकी सेना के लिए काम करना शुरू कर दिया, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर। वॉन ब्रॉन की टीम ने रेडस्टोन रॉकेट को विकसित किया, जो अमेरिकी शस्त्रागार में पहली प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल बनी। लेकिन असली सफलता तब मिली जब 1917 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया। स्पुतनिक संकट ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया और अंतरिक्ष की दौड़ को तीव्र कर दिया। अचानक वर्नर वॉन ब्रॉन और उनकी जर्मन टीम सिर्फ उपयोगी संपत्ति नहीं रह गई, वे अमेरिका की राष्ट्रीय आशा बन गए। अमेरिका ने 19 में नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। वॉन ब्रॉन की पूरी टीम को सेना से नासा में स्थानांतरित कर दिया गया और हंसविले में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की गई। वॉन ब्रॉन इस केंद्र के पहले निदेशक बने, जिसे उन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने की अभूतपूर्व शक्ति मिली। उनकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया और 13 से 11 जनवरी उन्होंने सफलतापूर्वक एक्सप्लोरर एक लॉन्च किया, जो अमेरिका का पहला उपग्रह था। यह अंतरिक्ष की दौड़ में एक महत्वपूर्ण जीत थी और इसने अमेरिकी आत्मविश्वास को बहाल किया। लेकिन वॉन ब्रॉन का अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा था। वो इंसानों को चंद्रमा पर भेजना चाहता था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साहसिक आह्वान के बाद इस सपने को अपोलो कार्यक्रम के माध्यम से साकार किया गया। अपोलो कार्यक्रम की सफलता का श्रेय काफी हद तक वॉन ब्रॉन और उनकी टीम द्वारा डिजाइन किए गए सैटर्न वी रॉकेट को जाता है। सैटर्न वी आज तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जो इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। यह इतना विशाल था कि इसके पुर्जों को देश भर से विशेष जहाजों और विमानों द्वारा लाना पड़ता था। दुनिया ने सांस रोककर देखा जब सैटर्न वी ने अपोलो एरियन को चंद्रमा की ओर भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चंद्रमा पर पहले कदम ने मानवता के लिए एक विशाल छलांग और ऑपरेशन पेपरक्लिप के लिए अंतिम विजय का प्रतीक बनाया। वॉन ब्रॉन और उनके जर्मन वैज्ञानिक, जो कभी नाजी शासन के हथियार निर्माता थे, अब अमेरिकी नायक बन गए थे। उन्हें परेड में सम्मानित किया गया, पदक दिए गए और अमेरिकी सरलता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में मनाया गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा और परेशान करने वाला सच छिपा हुआ था। पेपर क्लिप वैज्ञानिकों का योगदान केवल अंतरिक्ष अन्वेषण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जेट इंजन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और यहाँ तक कि रासायनिक युद्ध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। जिन्हें अंतरिक्ष चिकित्सा का जनक कहा जाता है, पर भी नाजी काल के दौरान मानव प्रयोगों में शामिल होने का आरोप था। उन्होंने डचाओ एकाग्रता शिविर में कैदियों पर उच्च ऊंचाई और ठंड के प्रभावों का अध्ययन किया था। इन नैतिक विरोधाभासों ने ऑपरेशन पेपरक्लिप की विरासत को हमेशा के लिए जटिल बना दिया है। क्या अर्थ वास्तव में साधनों को सही ठहराता है? क्या कुछ लोगों के अपराधों को उनकी प्रतिभा के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है? ऑपरेशन पेपरक्लिप दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय हित और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नैतिक सीमाओं को धुंधला कर सकती है। महत्वाकांक्षा, युद्ध और नैतिकता के बीच के जटिल संबंधों का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। इसने अमेरिका को तकनीकी महाशक्ति बनने और अंतरिक्ष की दौड़ जीतने में मदद की। लेकिन इसने एक असहज मिसाल भी कायम की युद्ध अपराधियों को उनकी विशेषज्ञता के लिए क्षमा किया जा सकता है। इतिहासकार और नैतिकतावादी इस कार्यक्रम के सही और गलत पर बहस करते हैं। ऑपरेशन पेपरक्लिप की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रगति की कीमत कभी-कभी बहुत अधिक हो सकती है। यह अमेरिकी इतिहास का एक अध्याय है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन
जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।